हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछली बार हमने वर्ण के बारे में पढ़ा, वर्ण के कितने भेद होते हैं, इनके बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्वर के बारे में है। स्वर के कितने भेद होते हैं, किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है और कैसे इनको अलग अलग भागों में बांटा है। देखिए, स्वर के 4 भाग होते हैं। 4 भागों में इनको वर्गीकृत किया गया है, कहीं 5 भी है, कहीं 6 भी है, लेकिन मुख्य रूप से इनको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कि स्वरों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसके मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, तो इसके बारे में देखिए। इसे 2 ही भागों में बांटा जाता है। एक मूल स्वर कहलाता है, मूल स्वर, मूल स्वर और दीर्घ स्वर, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। अब आप सवाल ये है कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। तो देखो बेटा, मूल स्वर ऐसे स्वर जो दूसरों के जिनको प्रयोग करने में, जैसे कि यदि दीर्घ स्वर है, इसको हम यदि लिखते हैं तो दीर्घ स्वर को लिखने में हमें मूल स्वरों की आवश्यकता रहेगी। इसलिए जैसे मूल स्वर क्या हो गए, जिनको उत्पन्न होने में या उनकी उत्पत्ति में किसी भी अन्य स्वर की सहायता नहीं ली गई, जैसे ए, ई, छोटा ऊ और री। ये ऐसे स्वर हैं जो मूल स्वरों की श्रेणी में आते हैं। तो मूल स्वर हमेशा याद रखना, ये याद रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ये अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो संख्या पूछी जाए तो 4 होती है, और यदि मूल स्वर पूछे जाए कि कौन कौन से होते हैं तो ये देखिए, इस तरीके से आपको लिखना होगा। अगला है दीर्घ स्वर। ये पहचान भी आप देख लीजिए। दीर्घ स्वर क्या है, जो इन स्वरों की, मूल स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और जिनको बोलने में समय भी ज्यादा लगता है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ, ये होते हैं। ठीक है, तो ये कुल संख्या में कितने, 11 होते हैं। तो ये भी आप देख लीजिए 11 है या नहीं है। ठीक है, अगला जो आता है, अगला आपका आता है दूसरा पार्ट इसका, वो है प्रयत्न या प्रयोग के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर ध्यान देना बेटा, ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के। प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर देखो कि हम अपने मुंह से जब हम इन शब्दों को बोलते हैं तो कौन सा स्वर हमारे मुंह के कौन से भाग से निकलता है। तो वही हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि हमारे मुख के कौन से हिस्से से कौन सा स्वर निकलता है। जैसे इसमें सबसे पहला होगा जिह्वा की आकृति के आधार पर। कि हमारी जो जीभ है, हमारी जीभ में का कौन कौन सा भाग कौन कौन से स्वरों को निकालता है या उच्चारित करता है। जैसे पहला हो गया, इसमें पहला हो गया अग्र। ठीक है, तो अग्र भाग में देखो, अग्र भाग से हमारा कौन सा स्वर उच्चारित होता है, जैसे ई और बड़ी ई। ठीक है, कौन कौन सा भाग उच्चारित होता है, ई और बड़ी ई। इसके अलावा
ए और आई, ये कौन से भाग हैं? अग्रभाग कहलाते हैं। कौन से भाग कहलाते हैं? अग्रभाग कहलाते हैं। ठीक है, अगला इसमें आता है अगला है आपका, यहां लिख देती हूं मैं, नंबर 2 पे मध्य भाग। मध्य भाग मतलब जीभ का बीच का हिस्सा। तो बीच का हिस्सा आप बोल के देखो कौन सा निकलता है? अ में जो आवाज है वो कहां से निकलती है? जीभ के मध्य भाग से। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जीभ है, इसका अगला हिस्सा क्या होगा? ई, ई, ए, आई, ये इस हिस्से से निकलते हैं। ठीक है, अगला बीच का हिस्सा इसमें क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, और ये जो ऊपर का हिस्सा है यानी कि अंदर, जीभ के अंदर का जो भाग है उससे निकलने वाले शब्द है पश्च भाग। इसको हिंदी में ये क्या कहते हैं? पश्च भाग। तो जो पश्च भाग है उसमें आपका जितने भी ये रह जाते हैं, कौन कौन से? ऊ, ऊ, ओ और औ, ये बोले जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए री जो शब्द है, इसमें री शब्द दिया हुआ नहीं है बेटा। ठीक है, ओ दिया हुआ है। अगला है आपका, ये प्रयत्न के आधार पर जीवा की स्थिति का भाग हो गया एक। अगला आता है नंबर 2 पे ओष्ठाकृति। ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर देखिए वृत्तामुखी। अब वृत्त का मतलब क्या होता है? वृत्तामुखी मतलब गोल, कि ऐसे स्वर जिनका जब हम उच्चारण करें, उनको बोले तो मुंह हमारा कैसा हो जाए? होठ हमारे गोल हो जाए। जैसे उ, उ, ओ और औ, ये। ठीक है, और इसका दूसरा कौन सा भाग हो गया? दूसरा इसका भाग हो गया अवृत्तामुखी। कौन सा हो गया? अवृत्तामुखी। अवृत्तामुखी। अवृत्तामुखी का मतलब मतलब नहीं होता, वृत्त गोल। अब गोल जिसमें ऐसे स्वरों का उच्चारण जिनमें हमारा मुख जो है वो बोलते समय गोल नहीं होता, तो वो क्या होगा? ए, आ, ई, बड़ी ई, ए और आई। ठीक है, इस तरीके से हो गया। ठीक है, अगला देखिए इसमें आता है आपका, अगला आता है मुख आकृति के आधार पर। तो यहां पे मैं लिख देती हूं, तीसरा इसका भाग है इसका तीसरा भाग देखिए मुखाकृति। मुखाकृति के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर कैसे? कि जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है मुख आकृति के आधार पर, तो संवृत, यानी संवृत में हमारा मुंह कैसा होता है? बंद। इसके 4 पार्ट होते हैं, मैं आपको बताऊं कि पहला होता है संवृत, दूसरा इसका होता है अर्ध संवृत, ठीक है, तीसरा होता है इसका विवृत। विवृत मतलब खुला हुआ, और अर्धविवृत, और अर्धविवृत।
अर्धविवृत। अब देखिए संवृत मतलब बंद, तो बंद में क्या होगा कि मुंह का जो हिस्सा है वो आवाज तो आएगी लेकिन वो ज्यादा खुला नहीं रहेगा, यानी थोड़ा खुला रहेगा। इसका मतलब कौन कौन से इसमें स्वर आ जाते हैं? इसमें स्वर फिर आते हैं आपके ई, ई, उ और उ। संवृत में मतलब संवृत में मुंह जो है वो थोड़ा खुला रहेगा और उसमें जो स्वर हैं वो कौन कौन से आएंगे? ई, उ और उ। और इनको बेटा बोल के जरूर देखते रहो ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, अगला जो आता है आपका वो है अर्धसंवृत। अर्धसंवृत में जो शब्द हैं जिनके अनुसार उच्चारण करते समय जब अर्धसंवृत संवृत का उच्चारण करेंगे तो मुंह क्या होगा? थोड़ा खुला होगा। अर्धसंवृत में मुंह थोड़ा ज्यादा खुला होगा, जैसे आई और ओ। ठीक है, जैसे आई और ओ। ठीक है, ये ए है बेटा, ए और ओ। विवृत, विवृत में मुंह पूर्ण रूप से खुला होता है। विवृत में स्वर का उच्चारण करते समय मुंह कैसा होगा? खुला होगा, जैसे आ, पूरा खुला हुआ है, देखिए आ, इस तरीके से। ठीक है, अर्धविवृत अब किसको कहेंगे? अर्धविवृत मतलब इसमें बंद था, आधा बंद, पूरा खुला हुआ, और इसमें कैसा हो गया? आधा खुला हुआ। अर्धविवृत मतलब जो भी इनमें रह गए हैं वो आप लिख दीजिए, जैसे ए, आई, औ। ठीक है, और अगर मान लीजिए जैसे कि भाई कहीं गलत तो ना हो जाए तो इनको आप गिन के देख सकते हैं, ये पूरे हो जाते हैं आपके। अगला आपका आता है उत्पत्ति के आधार पर हो गया, प्रयत्न के आधार पर हो गया। तो प्रयत्न के आधार पर इसके कितने भेद हो गए? जिह्वा की आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर और मुख आकृति के आधार पर। ये मैं आपको इसलिए भी करवाना जरूरी समझती हूँ बेटा कि ये पेपर में आपके एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे मूल स्वर कितने हो गए ये बताना आपको, उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, इस तरीके से सजातीय विजातीय क्या होता है। तो सजातीय विजातीय मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। सजातीय विजातीय जो है वो आपके संधियों में आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहें आप। इसमें देखिए अगला क्या आता है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? जिह्वा की आकृति, मुख आकृति। ठीक है, अगला आपका आता है उच्चारण समय के आधार पर। यहां भी प्रयत्न लगता है समय के आधार पर। अब उच्चारण समय के आधार पर ये आप में से सभी को पता है, अधिकतर जो पढ़ाते हैं टॉपिक्स उसमें उच्चारण समय के आधार पर 3 भेद आपको बता देते हैं और स्वरों को वही भेद कहते हैं कि यही है, लेकिन इनको वर्गीकरण अलग से किया गया है। उच्चारण समय के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व और दीर्घ और पलुत। अब ये जो पलुत स्वर है ये इस समय उसमें नहीं है आपके चलन में या आपकी हिंदी की किसी भी बुक वगैरह में, ये अब नहीं होता है, केवल ह्रस्व और दीर्घ ही होता है। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय जो समय है वो सबसे कम लगता है। अब सबसे कम समय किन में लगेगा? जिनमें जैसे ये है ए, ई, उ, री, ए। ठीक है, इस तरीके से। तो ह्रस्व स्वर कौन से हो गए? ए, छोटी ई, छोटा उ और री, ये हो गए।
ठीक है। दीर्घ स्वर ह्रस्व से दुगुना समय लगे, ह्रस्व से दुगुना समय लगे। तो देखिए कौन कौन से होंगे, ह्रस्व से दुगना समय लगे उसमें जो भी ये बच जाते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ, इस तरीके से। ठीक है बेटा, जैसे ह्रस्व सबसे कम समय लगता है, ह्रस्व से दुगना समय दीर्घ में लगता है। ठीक है। प्लुत अब प्रयोग में नहीं लाया जाता। जैसे इसमें क्या है कि तिगुना समय लगता है, जैसे हे राम, इसमें ये निशान लगता है, ये ध्यान रखना आप। ओम, ओम बोलते हैं ना, तो ओम को बोलने में जो ध्वनि उच्चरित होती है उसमें प्लुत जितना समय लगता है, यानी दोनों से ज्यादा समय लगता है। तो ये अब ये प्रयोग में नहीं लाया जाता प्लुत। ठीक है। अगला आपका आता है इसमें, उत्पत्ति के आधार पर हो गया, प्रयत्न के आधार पर हो गया, मुखाकृति के आधार पर हो गया। अगला आपका आता है इसमें उच्चारण स्थान के आधार पर। ये देखो बेटा, ये तो इसी के भाग है। अगला है तीसरा, तीसरा है आपका, ये कौन सा है, उच्चारण स्थान के आधार पर। ये मैं आपको अभी, आप इसे एक बार देख लीजिए, मैं इसे रब करके फिर आगे बताती हूँ आपको। देखिए 3 तक हो गया है। उत्पत्ति के आधार पर एक मैंने बताया आपको, दूसरा प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं, एक जीवा की स्थिति, दूसरा आपका आता है इसमें ओष्ठाकृति, और तीसरा आता है मुखाकृति, और चौथा इसमें आता है उच्चारण समय के आधार पर। ठीक है बेटा। अगला जो आपका भाग है वो है ये तीसरा, उच्चारण स्थान के आधार पर। तो देखिए ये जो उच्चारण स्थान के आधार पर है, उच्चारण स्थान के आधार पर देखिए तीसरा है ये भाग आपका उच्चारण स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर। इसमें देखो उच्चारण स्थान के आधार पर, इसमें देखो उच्चारण स्थान के आधार पर 2 भागों में भी कहीं कहीं बांटा गया है, अनुनासिक, निरनुनासिक। ठीक है। निरनुनासिक किसे कहेंगे, जिसमें ध्वनि केवल मुख से निकलती है। अनुनासिक जिसमें नाक और मुंह दोनों के द्वारा निकलती है। उच्चारण स्थान के आधार पर देखिए सबसे पहले होगा कंठ्य, ठीक है, फिर होगा तालु। पहले मैं यहां लिख देती हूं सारे स्वरों को, आपके लिए थोड़ा आसानी होगी छांटने में भी। ये उच्चारण स्थान के आधार पर बहुत बहुत बार पूछा जाता है आपसे कि इसका उच्चारण स्थान बताओ। कोई सा भी स्वर इसमें आ जाएगा आपके एग्जाम में और उसमें से आएगा और इसका उच्चारण स्थान बताइए। पीआरटी में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन कि ऊ का उच्चारण स्थान पूछा हुआ था उसमें। ठीक है। री, ए, आई, ये पीआरटी एचटेट की मैं बात कर रही हूं। ओ, औ। थोड़ा सा आप ध्यान दे लें और डेली साथ में प्रैक्टिस करें। एक बार मैंने पढ़ा दिया, एक बार आप अपनी जो भी नोटबुक है जिसमें ये लिखते हैं उसको एक बार रिवाइज करें और फिर प्रैक्टिस सेट, अभी थोड़ा रुक के मैं आपको इनके प्रैक्टिस सेट भी लगाऊंगी।
ठीक है, तो उसमें आपका अभ्यास और भी ज्यादा हो जाएगा, मेहनत तो बेटा करनी ही पड़ेगी। इसमें देखो ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, तो उच्चारण स्थान के आधार पर इनके ये किस प्रकार से बटे हुए होते हैं वो देखिए। सबसे पहले होता है कंठ्य। अब कंठ्य में क्या क्या होगा? ऐसे स्वर जिनकी ध्वनि कंठ से निकलती है, कौन कौन से हो गए? ए और आ। कौन से हो गए? ए और आ। इसी प्रकार से अगला है आपका तालव्य या तालु भी बोलते हैं, ये ई। ठीक है, अगला आपका आता है कंठ तालव्य। अगला आता है आपका, ये है ऊ। तो ऊ और ऊ कैसे बोला जाएगा? ओष्ठ। कैसे बोला जाएगा? ओष्ठ। ऊ और ऊ। ठीक है, तो ये इसमें क्या है? होठ सक्रिय रहते हैं, ऊ। ठीक है, अब अगला आता है री। री होता है मूर्धन्य, मूर्धा के द्वारा। री का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? मूर्धा होती है। ठीक है, अगला आता है आपका ए ऐ। ए ऐ जो है वो बोला जाता है आपका, ये ई और ई क्या हो गया? तालु हो गया ना, इन्हीं से मिलकर बनता है ए और ऐ। ये तो देखो तालु, और ये क्या है? कंठ। अब क्योंकि ये जब हम सजातीय विजातीय देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये जो शब्द हैं, ये जो स्वर हैं, ये किन से मिलकर बनते हैं? कंठ और तालु से मिलकर बनते हैं। इसलिए इनका उच्चारण स्थान भी क्या हो गया? कंठ तालव्य या तो फिर कंठ तालु। जैसे ये हो गया ए और ऐ। अब देखो अगला है ओ और औ। ये जब सजातीय विजातीय में जब बनते हैं, मैं अभी बताऊंगी, अब आगे आएगा कि ओ और औ किससे मिलकर बनते हैं? ए और ऊ से मिलकर बनते हैं। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ्य है, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठोष्ठ। क्या हो गया बेटा? कंठोष्ठ। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ओ और औ। ठीक है, ये इस प्रकार से है। मैंने जो सबसे पहले आपको बताया था उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर जो दीर्घ स्वर अभी मैंने पढ़ाया आपको, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, उन्हीं दीर्घ स्वरों में ये आता है जो आपका अभी मैं बताने जा रही हूं, जाति के आधार पर स्वर का भेद। ये हो गया तीसरा भाग। चौथा देखिए, जाति के आधार पर भी स्वरों को वर्गीकृत किया गया है। जाति के आधार पर, अब जाति के आधार पर इसके जो स्वर हैं वो उत्पत्ति के आधार पर जो होते हैं उसी आधार पर हैं। जैसे मूल स्वर, मूल स्वर थे ना, कौन से? ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इसी तरह से ये किस में आते हैं? सजातीय। सजातीय कैसे? जैसे कि मूल स्वर कौन कौन से थे? ए, छोटी ई, छोटा ऊ। तो सजातीय उसी जाति के दूसरे जो स्वर हैं वो कौन से हो गए? ए का ए की ये ए है, इसकी जाति कौन सी होगी? सजातीय आ। तो सजातीय कौन सा स्वर हो गया? आ हो गया। अब ये ई है, इसी जाति का दूसरा स्वर कौन सा है? बड़ी ई है, तो ये हो गया बड़ी ई। ठीक है, अब ऊ जाति का जो दूसरा स्वर है वो क्या हो गया? ऊ हो गया बड़ा। ठीक है, क्या हो गया? बड़ा ऊ। ये जाति के आधार पर सजातीय आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये हो गए। ठीक है, अब अगला आता है इसमें विजातीय। विजातीय, विजातीय कौन से होंगे? अब क्योंकि
शब्द से ही पता चलता है कि स मतलब अपनी ही जाति का, वी मतलब पराया या दूसरी जाति का। तो दूसरी जाति का जैसे कि अब ये ए है, ये कैसे बना होगा? जैसे कि ए आई, मैं अभी बताती हूं बेटा आपको कि कैसे बना होगा ये। ए आई ओ और औ। अब जैसे कि ए है, ये कैसे बना? एक तो हमने ले लिया ए को, ठीक है, प्लस हमने ले लिया इसको ई को, ठीक है। अब ये दोनों ही मिलकर क्या बना रहे हैं? ए बना रहे हैं। आप इसको जब बोल के देखेंगे तब आपकी ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया? ए, ठीक है। अगला क्या है? एना कैसे बनी? ये आई कैसे बनती है कि ये जो ए है इसको यहां उतार लिया और प्लस ए लिख दिया यहाँ पे। ये क्या बन गया? बोल के देखो, आए। क्या बन गया? आए, ठीक है। तो आई जो है वो ये यहां आ गया, ठीक है बेटा। इसी तरह से ये है ओ और औ भी ऐसे ही है कि भाई जैसे ए में ऊ को मिला दिया, ए में किसको मिला दिया? ऊ को, ठीक है। अब ऊ को मिलाने पर क्या बन गया? ओ, औ, ठीक है। और इसी ओ में ए को मिला दिया, ओ में किसको मिला दिया? ए को, क्या बन गया? औ। तो इस प्रकार से ये आपका स्वर का चैप्टर है, ठीक है। सजातीय विजातीय बहुत बार आते हैं एग्जाम में, तो इसलिए इन सभी को एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बन पाया वो मैंने जैसे भी बनता है, मैंने बहुत से क्वेश्चन पेपर पिछले देखकर उस आधार पर ये सारी डिटेल निकाली है कि ये आपके लिए जरूरी है, ठीक है बेटा। तो इन्हें आप जरूर कंप्लीट करें। कुछ इनके जो उदाहरण हैं या प्रैक्टिस है वो मैं धीरे धीरे आपको अभी आगे कराती रहूंगी, ठीक है। तो आपका आज का जो टॉपिक स्वर का था वो कंप्लीट हो गया है। अगला जो टॉपिक है आपका वो आएगा आपका इसका व्यंजन का। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगला टॉपिक आपका बेटा किसका होगा? व्यंजन का, ठीक है। यदि आपको थोड़ा भी लगे कि मैं जो पढ़ा रही हूं वो आपके लिए हेल्पफुल है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, आपके लिए उपयोगी रहेगा, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना बेटा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछें। मेरे चैनल नील गाइडेंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।